स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रेगिस्तान की रेत पर लिखे हुए ख्वाब हमेशा हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन एक ख्वाब है जो बार बार आता है। वो है अरब एकता का ख्वाब, एक नई शुरुआत करने का, एक नए अरब नाटो बनाने का, एक नई एकजुटता के साथ काम करने का, एक नई यूनिटी के साथ काम करने का। ये क्यों आ रहा है? अरब लीडर्स कन्वीन्ड स्टेटमेंट्स, फ्लू एट अ टैंटलाइजिंग फ्रेज, और उन्होंने कहा अरब या इस्लामिक नाटो बनाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक शांत शाम थी कतर में, दोहा में, और इजरायली फाइटर जेट्स आते हैं और एक इमारत पर अटैक करते हैं। वो इमारत नहीं थी, वो डिप्लोमेसी की दीवार थी जहां पे मध्यस्थता हो रही थी ताकि इजरायली बंधकों को, हॉस्टेजेस को किस तरीके से छुड़ाया जा सके और हमास और इजरायल के बीच में एक समझौता किया जा सके, डीएस्केलेशन किया जा सके। और उसके बाद जब कतर से वो धुआं निकलता है, वो रियाद तक पहुंचता है और कतर के आमिर जो हैं वो कहते हैं सारे देशों को कि हमें एकजुट होने की जरूरत है, नहीं तो ये फाइटर जेट्स जो आज हमारे पास आए हैं वो कल आपके देशों पर भी अटैक करेंगे। एक अरब और इस्लामिक यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ नाटो, ये डिस्कशन हो रहा है इस समय। और इस डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या अरब एक हो पाएगा, हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोहा का जो शौक मिला, दोहा कतर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिडिल ईस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कतर कोई दुर्बल देश नहीं है, कतर बहुत पावरफुल देश है, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल देश है। और वहां पर आप देखेंगे कि यूएस का एक बेस है, अल उदैद बेस, और वहां पर अल उदैद एयर बेस, सेंटकॉम है, वहां पर 120 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी है यूएसए के। और दोहा के पास, इतने पास, लगभग 30 मिनट की दूरी पर अटैक हो जाता है, इजराइल अटैक करता है। और इजराइल किसका अलाई है? यूएसए का अलाई है। तो कतर ये अपने बाकी अरब देशों के साथ साझा करता है कि अगर हम पे अटैक हो सकता है तो आप सब पे भी क्या होगा, तो चलो सब लोग मिलकर के मीटिंग करते हैं और हम अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स, कॉमन सिक्योरिटी फोर्स, जस्ट नाटो के स्टाइल में, यानी आर्टिकल 5 के स्टाइल में बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये पहली बार है ये प्रयत्न? क्या ऐसा कर पाएंगे अरब देश? कौन कौन से और देश इसमें शामिल हो पाएंगे? इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए था ये अटैक क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इमरजेंसी मीटिंग का कारण क्या रहा, पता भी नहीं था कतर को, और ये अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से जब इमरजेंसी मीटिंग होती है वहां पर यह बात होती है कि भाई सवाल पूछा जाए यूएसए से, क्या आपको पता था इजराइल अटैक करने वाला है? तो वहां पे ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था, और कतर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, अगर हमें पता होता तो हम अपने एयरबेस का प्रयोग करते और हम उस अटैक को डेफिनेटली रोक देते। हम मार्को रूबियो, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजते हैं जो आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात होती है, जब सारे नेशंस अरब सॉलिडारिटी में कतर के पास मीटिंग करने जा रहे थे तो मार्को रूबियो जाते कहां हैं? पहले वो जाते हैं इजराइल। पहले इजराइल कहता है कि सारे अरब यूनाइट हो रहे हैं, तो आप यूएसए हमारे साथ हो तो हमको बताओ कि आप हमारे साथ हो। और वो जाते हैं कहां पे? यरूशलेम। वहां पे जो सैक्रेड वॉल है उनकी, वहां पर से सब पूरे देश को, पूरे अरब स्टेट को बताते हैं कि हम ना सिर्फ पैलेस्टाइन पे कब्जा करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस है ग्रेटर इजराइल के तरफ। जो चीज अरब देश को और परेशान करने लगती है कि सिर्फ पैलेस्टीन कॉज तक ही नहीं है, ये ग्रेटर इजराइल तक जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था 6 डेज वॉर के बाद उन्होंने और टेरिटरी कब्जा कर ली थी इजराइल ने, उस तरीके से ये तो अरब के अगेंस्ट एक खात्मे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या अरब यूनाइट हो पाएगा? सवाल यह है। अरब हैं कौन? क्या कौन से देश अरब हैं? क्या नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में भी अरब हैं, या अरब सिर्फ एक भाषा के साथ जाने जाते हैं? क्या इस्लामिक स्टेट पॉसिबल है? क्या उसमें ईरान भी आ सकता है, पाकिस्तान भी आ सकता है और तुर्की भी आ सकता है? हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो नर्व सेंटर है अल उदैद एयर बेस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये यूएसए का बेस है, यानी कतर को यूज करता है यूएसए मीडिएशन के लिए। वहां पे और भी, जैसे तालिबान का भी मध्यस्थता यहां पे कई बार हुई है, यूएस ने बात की है कतर में। तो कतर एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह एक्ट करता है यूएसए के लिए, जहां पे भी उसको नेगोशिएशन करना हो किसी भी आउटफिट से, टेरर आउटफिट से, नॉन स्टेट एक्टर से, तो कतर जो है मिडिल ईस्ट में यूएस के लिए एक बहुत बड़ा अलाई का भी काम करता है। इसी वजह से वहां पर पहले भी अटैक हुआ, और वो अटैक किसने किया था? वो अटैक किया था ईरान ने, क्योंकि ईरान जो है वो कट्टर दुश्मन है यूएसए का और इजराइल का। ईरान जो है अपने हाउदीज के थ्रू या फिर हमास के थ्रू
प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू अटैक करता रहता है इजराइल पर, जिसकी वजह से उसने यूएस के एयरबेस पर सेंटकॉम पर पहले भी अटैक किया। तो अब कतर को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हम बैलेंस करें। एक बहुत टाइट रोप है उसके सामने और वो एक तरफ होना चाहता है और उसने चूज किया है कि मैं अरब देशों का साथ दूंगा और उसने मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग में हमें समझना पड़ेगा कि सारे देश सिस्टमेटिकली मिलकर के एक रीजन का मिलिट्री आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं। सबसे राय ली गई क्या क्या करना चाहिए। एक राय जो कॉमन मिली सारे देशों में वो ये थी, हमें एक मिलिट्री ज्वाइंट टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए? वो नाटो के तर्ज पर होनी चाहिए। जैसे नाटो में अगर किसी भी एक देश पर अगर अटैक होता है तो सारे देश ये मान लेंगे कि हम पर भी अटैक हुआ है, केवल एक ही बार इन्वोक किया गया है वो आर्टिकल, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे बनानी चाहिए। तो हमें ऐसे देशों की भी जरूरत पड़ेगी जो देश कैपेबल हो मिलिट्री वाइज, हम वो भी एनालाइज करेंगे क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इन स्ट्राइक्स की, किस तरीके की फोर्स होनी चाहिए वो। उसमें से पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया था क्योंकि इनकी बैंकरप्ट जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान की। फिर भी पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमें बुलाइए, हम साथ देंगे इस्लामिक देश का। एक कार्ड है पाकिस्तान के पास, दैट इनटू द होल इस्लामिक स्टेट, अरब स्टेट में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इन्हीं के पास है न्यूक्लियर वेपन। तो ये वो तलवार है जिसकी धार पर अरब चलना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यूएस का बैकयार्ड है एशिया में पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ पैसा चाहिए, जो भी देश उसको पैसा देंगे वो उसकी तरफ हो जाएगा। तो अगर इंफॉर्मेशन जो है जा चुकी है ऑलरेडी कि कतर में कहां पर थे, कहां पर वो पीस टॉक्स होने जा रही थी, नेगोशिएशंस होने जा रहा था, ये इंफॉर्मेशन जब चली गई इजराइल के पास तो अटैक कर दिया गया, तो वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि पाकिस्तान इसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो ये देखता है कि मैं लीडर बन सकता हूं इस्लामिक स्टेट का, लीडिंग द इस्लामिक रिस्पॉन्स आफ्टर दोहा स्ट्राइक व्हाइल इंटरनेशनलाइजिंग द इश्यूज ऑफ कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज को मैं इंटरनेशनलाइज भी कर सकता हूं और इन लोगों की सिंपैथी ले सकता हूं। इस सॉलिडारिटी के मोमेंट में मुझे खड़ा भी होना चाहिए था। चलिए ठीक है, पाकिस्तान को मान लिया कि वो जबरदस्ती आ गए उस मीटिंग में। और कौन आया था उस मीटिंग में? उस मीटिंग में आते हैं तुर्की। तुर्की खुद एक नाटो मेंबर है। वो किस बात की सॉलिडारिटी दे रहा है? वो किस तरीके से यह समझाना चाहता है कि अरब स्टेट्स के मैं साथ हूं और मैं इजराइल के अगेंस्ट काम करूंगा, मैं यूएसए के भी अगेंस्ट काम करूंगा। क्या अरब हो पाएगा यूएसए के अगेंस्ट? यह भी एक फैक्टर देखना, पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। तुर्की इटसेल्फ इज अ मेंबर ऑफ नाटो। यूएस का जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है तुर्की, और ये भी मेंबर बनना चाहते हैं अरब नाटो का या इस्लामिक नाटो का। तो नींव रखने की बात तो की जा रही है, लेकिन छत क्या बन पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। दैट मेक्स अंकारा द नेचुरल मेगाफोन फॉर एनी इस्लामिक नाटो इवन इफ द ट्रीटी रियलिटीज कंस्ट्रेन इट। बाकी इसके बाद भी वो नहीं बन सकते हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब देखिए, क्या इस्लामिक या अरब नाटो एक रियलिटी बन सकती है? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, हमको जिसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन या स्टेटमेंट्स या सैंक्शंस, लीगल स्टेप लेने से नहीं हो पाएगा। हमें इसके लिए उनके हर एक एंगल को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये देश बिखरे हुए हैं अरब आइडेंटिटी के तहत। अरब स्टेट्स बिल्कुल डिवाइडेड है। एक भाषा है अरबिक लैंग्वेज जिसके तहत ये अपने आप को यूनाइटेड मानते हैं। तो क्या इसके पहले नहीं प्रयत्न किया गया? हम वो भी एनालाइज करेंगे, इसके पहले क्या क्या प्रयत्न किए गए थे। तो इनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बड़ा गड़बड़ सा है। वो गड़बड़ कोऑर्डिनेशन हम समझते हैं, बट उसके पहले एक चीज और समझते हैं कि नाटो है क्या, नाटो बना कैसे। नाटो सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूएसए ने बहुत स्ट्रैटेजिकली क्या किया, यूरोप को यूनाइट किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा यूरोप को यूनाइटेड रखने की कोशिश की और वेस्ट एशिया को, मिडिल ईस्ट को ब्रेक करता रहा। आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 1947 के बाद धीरे धीरे सेटलर्स, जिसको कहते हैं कि इजरायली लोग वहां सेटल होते रहे। मदर ऑफ इजराइल यूके, ब्रिटेन, यूरोप में है, और फादर ऑफ इजराइल यूएसए। तो कहीं ना कहीं यूएसए ने इजराइल को स्टार्टिंग से ही फेवर किया है। और आपने देखा होगा कि यूएन ने जो पार्टीशन थ्योरी दी थी उसको भी अरब्स ने, पैलेस्टीनियंस ने मना कर दिया। तो वहां से आप एक कॉन्फ्लिक्ट देखना शुरू करेंगे कि यूएस ने हमेशा मिडिल ईस्ट रीजन को डीस्टेबलाइज, पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज करके रखा और यूरोप को साथ जोड़ता रहा। और यूरोप में क्या बढ़ता है? ट्रेड बढ़ता है। तो यूरोप 2024 डिफेंस सर्ज अंडरस्कोर्स
शेयर्ड थ्रेट, उन्होंने कहा यूएसए ने कि मैं आपके साथ और कनाडा को भी मिला लेता हूं, मैं आप लोग को सिक्योरिटी दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप शेयर्ड वॉलेट ट्रेड कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, और ये सारा पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे यूरोप के जो देश हैं, जो पार्ट हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें एक एक्सटर्नल प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कनाडा एंड यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक सपोर्ट है पावरफुल डेमोक्रेसी का, पावरफुल मिलिट्री का, जिसकी वजह से ये आउटसोर्स कर पाते हैं अपनी सिक्योरिटी को। तो क्या मिडिल ईस्ट को भी जरूरत पड़ेगी किसी एक ऐसे देश की, या वो खुद ब खुद आपस में मिल करके कर लेंगे? नाटो, आप देखिए किस तरीके से ये डिवाइडेड है। सऊदी अरेबिया, ईरान एक पावरफुल स्टेट है, लेकिन वो अकेला पड़ जा रहा है। आपने देखा ईरान ने ही कतर पे अटैक करवाया था। अभी भी जब इजराइल के साथ वॉर हो रहा था, उसने अटैक किया था, तो आपने देखा सैचुरेट कर दिया था आयरन डोम इजराइल का। बट द पॉइंट इज यूएस अपना B-2 बॉम्बर्स लेकर के आके अटैक करते हैं ईरान के फोर्डो एंड नटांज फैसिलिटीज पर। इजिप्ट की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, थल सेना जिसको कहते हैं, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, बट इसको सिनाई पेनिनसुला के अलावा यहां पर देखा जाता है कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एक अलग कॉन्टिनेंट में ही हम ट्रीट करने लग जाते हैं। पॉइंट इज मोरक्को, और ये सब भी अरबिक देश हैं, बट ये सारे अरब देश इन अरब देशों के साथ मिल नहीं पाते हैं, ये सब एक साथ नहीं हो पाते हैं। आप ये देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई, अगर मैं यूएई की बात करूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बहुत अच्छे रिलेशन है किसके साथ? यूएसए के साथ। इनके बहुत अच्छे रिलेशन है यूएसए के साथ, और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चलता है ईरान के साथ। तो ये यूनिटी आपस में नहीं आ पा रही है, इनको एक एक्सटर्नल स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी। वो एक्सटर्नल स्टेट कौन होगा? क्या वो चाइना होगा? क्या वो इंडिया होगा? कोई तो एक पावरफुल मिलिट्री स्टेट चाहिए इनको। तो इसी के साथ ये बना पाएंगे आगे जाकर के अपना अरब नाटो। इस रियलिटी को थोड़ा और गहराई में जाके समझते हैं कि इनके बीच में क्या क्या समस्याएं हैं। जब अरब देशों में ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता गया, आप यहां पे देखेंगे पहले भी अटेम्प्ट किया गया है अरब नाटो या फिर मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी अलायंस। किसने अटेम्प्ट किया है? ये ट्रंप की ही सरकार ने, यूएसए ने अटेम्प्ट किया है इसको पहले भी, कि किसी तरीके से एक मिडिल ईस्ट का एक हम सिक्योरिटी अलायंस बना करके रखें। लेकिन आप देखेंगे कि बार बार ये रुकता चला गया, क्योंकि आपसी भेदभाव बहुत ज्यादा है। थ्रेट परसेप्शन, ईरान वर्सेस इजराइल फोकस, इंट्रा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है हम उसकी भी फोर्स देखेंगे, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन जिसकी मीटिंग है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कुछ देशों को हम देखते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया लीड करता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को, लेकिन कतर जो है वो क्या करता है? मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। तो इसको सऊदी अरेबिया एक डिफाइंस की तरह देखता है। यहां का अल जजीरा जो दोहा बेस्ड है वो कई बार क्रिटिसाइज कर देता है सऊदी मोनार्की को। तो ये लोग खुश नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ। अब आप यूएई के साथ देखेंगे तो लीबिया में इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट साइड ले ली थी। कतर जो है त्रिपोली की साइड हो गया था, वो एलएनए के साइड हो गए थे यूएई वाले। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आपस में चलते रहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड को तो हम थ्रेट समझते हैं, वेयर एज कतर जो है तुर्की और ईरान का साथ देता है। इसकी वजह से इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुवैत न्यूट्रल स्टेट है, कुवैत वर्सेस यूएई भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यूएई जो है I2U2 समिट, अब्राहम अकॉर्ड्स के आगे बढ़कर के इजराइल के साथ बात करना चाहता है, वेयर एज कुवैत कहता है कि हम भाई प्रो पैलेस्टीनियन है, हम न्यूट्रल स्टेट रहना चाहते हैं, हमें फोर्स मत करो, हमें डोमिनेट मत करो कि हम भी बात करें इजराइल के साथ। तो आपस में एक पॉलिटिकल भेदभाव भी है, लेकिन उसके बाद भी क्या कोशिश नहीं हुई कि कभी एक साथ जॉइंट फोर्स बनाई जाए, उसको भी समझते हैं। सो दैट इसके बाद 1945 में आप देखेंगे शुरुआत कैसे होती है। उन्होंने कहा कि कंसेंसस के ग्राउंड पर हम कायरो में लोग मिले और वहां पे अरब वर्ल्ड के लिए एक बनती है अरब लीग। अरब लीग बिल्ड फॉर कंसेंसस नॉट कर्जन, कंसेंसस के लिए कि साथ में हम अपने मुद्दों को रखेंगे। लेकिन इनके पास कोई भी स्टैंडिंग फोर्स, कंबाइंड स्टाफ नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। ये एक कागज पे लिखे हुए वचन की तरह है जिसका कोई इन्फोर्समेंट कभी हुआ ही नहीं। इन्होंने बात इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी की कही, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्स बनाने में
नाकामयाब रहे। आप देखोगे कि एक कोशिश होती है जॉइंट डिफेंस ट्रीटी 1950 में, बट ये ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाती है, बस एक एडहॉक कोलिशन की तरह रह जाती है। इसके आगे यहां पर भी इन्होंने अभी लेटेस्ट ट्राई किया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन में बातचीत की जाए, समझा जाए, जिसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी रूप में बुलाई गई है। 1969 में ये बना था। तो इसमें यह समझा गया था कि हम किस तरीके से सब अपने आपस के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। इसमें इशू क्या है, देश उसमें 57 मेंबर्स हैं, 57 मेंबर्स, बट उसमें से आप देखोगे 48 ऑफ विच आर मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसकी वजह से इनके आपसी भेदभाव फिर से वहां पर देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज इनका एक परमानेंट डेलीगेशन जो है यूनाइटेड नेशंस में भी जाता है और यूरोपियन यूनियन में भी जाता है। इनकी लैंग्वेज की बात की जाए तो अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच है। ठीक है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मिलते हैं, बात तो करते हैं, बट इंस्टीट्यूशनली बहुत ज्यादा वीक दिखाई देते हैं। इन्होंने और कोशिश की कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, उसने कहा कि हम एक फोर्स बनाते हैं कि हमारा ये जो पेनिनसुला है इसके लिए हम पेनिनसुला शील्ड फोर्स बनाएंगे। इस पेनिनसुला शील्ड फोर्स को हम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह लीड करेंगे। जिस तरीके से आप देखोगे कि हमने एससीओ में भी हमने बात की रैट्स की, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से पेनिनसुलर शील्ड फोर्स इन्होंने बनाने की कोशिश की। बहुत छोटी सी बनती है, बट यहां पर भी आप देखोगे कि इश्यूज निकलने लग जाते हैं, परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है यूपीएससी में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पर। आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी। करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते थे कि लेड बाय सऊदी अरेबिया, बट क्योंकि ईरान से इनकी जंग चलती रहती है सऊदी अरेबिया की, इसलिए डेफिनेटली ईरान इसका मेंबर नहीं होगा। सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। हम आते हैं और आगे। तो अरब जॉइंट फोर्सेस जो सॉलिडेरिटी में हैं, उन्होंने क्या किया 2015 में इजिप्ट जो है वो कहता है कि भाई हमारी थल सेना बहुत स्ट्रांग है, 4 लाख से ज्यादा सैनिक है हमारे पास, और जब यमन में क्राइसिस होता है तो ये बनाते हैं शर्म एल शेख में जॉइंट अरब फोर्सेस। उसको 2015 में ये रिवाइव करते हैं। तो आपने देखा एक पेनिनसुलर ब्लॉक है, एक जॉइंट अरब फोर्सेस है, लेकिन ये अलग अलग ब्लॉक्स क्या मिल करके एक नाटो जैसा यूनिफाइड बड़ा ब्लॉक बन पाएगा? वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, बट किसी के पास आर्टिकल 5 जैसे डेटरेंट कोहेशन नहीं है। आपस के इन मतभेदों से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक डेटरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हम ये देख पाएंगे कि आर्टिकल 5 जब तक मिसिंग है अरब नाटो से, तब तक वो बन पाना बहुत मुश्किल दिखता है। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ऑकवर्ड मोमेंट और मैं शेयर करता हूं। हमने आपसी मतभेद को तो समझ लिया, लेकिन आप देखिए इसमें से बहुत सारे जो अरब नाटो के कैंडिडेट्स हैं वो इजराइल के पार्टनर बनने में लगे हुए हैं, जिसके अगेंस्ट अरब नाटो बनाए जा रहे हैं, जिसकी नींव ही इजराइल के अगेंस्ट है। वहां पर आप देखोगे अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में मीडिएटेड बाय ट्रंप, मीडिएटेड बाय यूएसए, I2U2, यहां पे इंडिया भी मध्यस्थता करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इंडिया अपने मिडिल ईस्ट रिलेशंस के साथ क्यों बहुत अच्छा बिल्ड करना चाहता है, वो भी हम समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट। आप देखेंगे किस तरीके से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो मेजर अरब पार्टनर्स हैं वो टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या जब वो नाटो बनाएंगे तो मिलिट्री के साथ, वॉर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? क्योंकि वॉर जो है वो टूरिज्म के अगेंस्ट जाएगा, डेवलपमेंट के अगेंस्ट जाएगा। तो सऊदी टारगेट कर रहा है 100 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स पर ईयर। यूएई ब्रांड्स इटसेल्फ एज अ सर्विसेज एंड टूरिज्म हब। तो इनका अरब स्टेट्स, 2 मेजर अरब स्टेट्स का ही होना उसमें हमको स्वाभाविक नहीं दिख रहा है। तो अरब नाटो फिर से उस रेत की तरह क्या उड़ता हुआ दिखाई देगा हमको। वॉर स्केयर्स इन्वेस्टर्स एंड विजिटर्स एंड द पीस जो है वहां पे खत्म होने लग जाता है। नाउ यूएस फैक्टर, हमने ये बात बहुत अच्छी की, हमें समझना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि उसके पीछे ताकत का खड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो यूएस भी कहता है कि हम वो ताकत है जो यूनाइट करके रखे हुए मिडिल ईस्ट को। हालांकि हमें पता है कि उसने फ्रैगमेंट किया है, अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है मिडिल ईस्ट को। 1979 के पहले उसके बड़े अच्छे रिलेशंस थे ईरान के साथ भी।
अल उदैद में कतर में उनका एयर बेस है। आप देखोगे अल दाफरा में यूएई में भी बेस है। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है बहरीन में। सो ऑलरेडी यूएस, अगर आप प्रैक्टिस में देखोगे तो यूएस का एक अपना बहुत अच्छा नेटवर्क उसने स्टैब्लिश किया हुआ है मिडिल ईस्ट में, इस गल्फ रीजन में। तो अरब्स को ये समझना पड़ेगा कि यूएई में और कतर में जब इनके इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट यूएस की वजह से आया है, इसको आप कितना जल्दी फिलिप कर पाएंगे या भर पाएंगे। दिस मेक्स अरब नाटो इन प्रैक्टिस अ यूएस इनेबल्ड नेटवर्क, एक यूएस इनेबल्ड नेटवर्क है। तो इसके पीछे जो एक रिपोर्ट निकल के आई है कि चाइना भी अपना कार्ड प्ले कर रहा है। जो सीप्री की रिपोर्ट आई है कि चाइना ने भी बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना शुरू कर दिया है मिडिल ईस्ट के देशों को, और चाइना भी कहना चाहता है कि हम भी इसके एक पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एक बात जो बहुत गहराई में समझनी है वो ये है, चाइना इसको एक एक्सपोर्ट मार्केट की तरह देख रहा है। वो कह रहा है कि हम इसको जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम वो करेंगे। ठीक है, उसने अपना बेस भी बना लिया है, मिलिट्री बेस जिबौती में, और उसके तहत वो जितना भी ट्रेड हो रहा है, ऑयल ट्रेड हो रहा है, बाबल मंदेब हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वैसे ही कहीं ना कहीं रशिया भी देख रहा है एक मार्केट की तरह, और एक प्रोमिनेंट प्लेयर इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है मिडिल ईस्ट के लिए, अरब नाटो के लिए, बिकॉज इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी वॉर टेस्टेड हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरीके से चाइनीज इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव की है। नाउ किस तरीके का वॉर होना चाहिए, किस तरीके का वॉर आप देख पाओगे अगर अरब नाटो बनता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों की बात की जाती है। यहां पर वी विल फाइंड दैट इफ द वॉर हैपेंस, इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टॉप पे पहुंचा दिया है। आप देखेंगे उसके पास आयरन डोम है जिसकी रेंज 4 to 70 किलोमीटर तक है एयर डिफेंस सिस्टम की। डेविड्स स्लिंग की रेंज 40 से 300 किलोमीटर तक है, और डेविड एंड गोलियात की बिब्लिकल स्टोरी से निकल के आता है। एरो 3 एक्सो एटमॉस्फेरिक लॉन्गेस्ट रेंज है। तो इसलिए अब अगर कोई भी थल सेना या नेवी जाने की कोशिश करती है, अटैक करने की कोशिश करती है इजराइल पर, तो वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम, एयर अटैक सिस्टम यूज करके उसको खत्म कर देंगे। आपने इसी तरीके से देखा कि इजराइल ने ये भी एक स्टेटमेंट दी, अभी रिसेंटली दी है। उन्होंने कहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि जितने लोगों की जेबों में मोबाइल है, समझिए उनकी जेब में इजराइल है। इजराइल इस बात का दंभ खाता है कि सारी टेक्नोलॉजी, आप कितनी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करो, बना तो इजराइल रहा है। सो आपने देखा ईरान में जो अटैक किया था मोसाद ने, उसमें ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था और वो बर्स्ट कर जाता है। देयरफॉर इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत टॉप ग्रेडेड है और एयर डिफेंस, एयर वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा इस अरब नाटो को। ऑलरेडी अरब के पास बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। सऊदी अरेबिया ऑपरेट्स F-15 टाइफून, लिगेसी टॉर्नेडोज, यूएई के पास F-16 है, डेजर्ट फाल्कन्स हैं, इवन 80 रफाल्स भी हैं F-4 के। कतर के पास रफाल, टाइफून, F-16 है, बट अगेन इजराइल के पास F-15 है, F-16 है, F-35 है, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हैं इजराइल के पास, एंड दैट टू सपोर्ट ऑफ यूएसए है पीछे से। सो इस एयर डिफेंस सिस्टम को कितना अच्छा अरब नाटो बना पाएगा उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा उनकी मिलिट्री सिक्योरिटी, नॉट मोस्टली बिकॉज ऑफ द नेवी और आर्मी। नाउ सवाल खड़ा होता है, इंडिया भी एक मार्केट की तरह देख रहा है, तो वो अगर अरब को एक्सपोर्ट करेगा तो उसका क्या फायदा है? क्योंकि इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया को सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि अरब देश में भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जाता है, काम करने के लिए जाता है, और बहुत सारा रेमिटेंस आता है भारत को। उस रेमिटेंस से हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। आप देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर में कितने सारे इंडियंस जाकर के रह रहे हैं, तो इसकी वजह से वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रैटेजिकली अपना रेमिटेंस ले आ पा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया जो है गल्फ देश पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है। भारत में 87% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। 87% ऑफ क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें से 53% हमारा गल्फ देशों से आता है। तो हमें गल्फ देश के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे और इंडिया को एक मार्केट भी मिल जाएगी डिफेंस एक्सपोर्ट की। आप देखिए रशिया के बाद, बिकॉज रशिया में डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है इसलिए प्राइसेस कम है, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई से कितना सारा भारत में तेल आ रहा है। इंडिया पहले भी बहुत सारी कोशिश कर चुका है यूएई में
मिनीलैटरल्स बनाने की। जैसे बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, जैसे आप I2U2 भी देखेंगे, क्या था, एक मिनीलैटरल एग्रीमेंट था। तो इंडिया वहां पर पीस प्रोसेस को पहले भी लेकर के जा चुका है। मिनीलैटरल्स, इससे फायदा क्या मिलता है, इंडिया को एक एज मिलती है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स आते हैं और इंडिया एक लीडर की तरह उभरता हुआ दिखाई देता है मिडिल ईस्ट रीजन में। नाउ अगर इंडिया सपोर्ट करेगा यूएस नाटो को, आई एम सेइंग नॉट यूएस नाटो, अरब नाटो को, तो क्या इजराइल उसको गलत तरीके से नहीं देखेगा? इंडिया इजराइल टाइज पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। सो इंटरेस्ट दैट टाई इंडिया टू इजराइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भारत ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से ली है, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, वाटर यूज एफिशिएंसी की टेक्नोलॉजी, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी देख सकते हो, चाहे बाराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल हो, चाहे आपका स्पाइडर MR एयर डिफेंस सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम, आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, हमने बहुत सारी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हो, ये टेक्नोलॉजी हमने किससे ली है? इजराइल से ली है। और हम इजराइल से लेकर के वो टेक्नोलॉजी अरब देशों को बेच देंगे, तो इजराइल के साथ हमारे टाइज नहीं अच्छे होंगे। और इंडिया इजराइल एक्सप्लोर पार्टनरशिप्स इन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो एंटी इजराइल समझा जाएगा? Israel remains a very high value defense partner for India's modernization and make in India push. तो भारत के लिए एक बहुत टाइट रोप है, उस टाइट रोप पर चलना पड़ेगा इंडिया को टू सिक्योर द पोजीशन, जहां पर इस नाटो के साथ हम बहुत अच्छे से, अरब नाटो के साथ हम बहुत अच्छे से भारत के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे, अगर अरब नाटो बन पाता है तो। नाउ लाइकली इंडिया की अप्रोच क्या होगी? इंडिया की अप्रोच होगी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। हम कभी भी अरब नाटो को तब सपोर्ट नहीं करेंगे अगर वो सिर्फ एंटी इजराइल के लिए बनाया जाएगा। तो अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सॉवरिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए बना रहे हैं, तो इंडिया इस प्रिंसिपल्ड ग्राउंड पे उनको एक्सपोर्ट कर सकता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स। इंडिया को एक बैलेंस करना पड़ेगा, इजराइल वर्सेस इजराइल वर्सेस अरब नाटो में, ईरान वर्सेस अरब नाटो में, क्योंकि अगर ईरान उसका पार्ट नहीं होता है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। इंडिया को यह भी बैलेंस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्या एंगल होने वाला है, क्या पार्टिसिपेशन होने वाला है, क्योंकि अरब वर्स प्लस इस्लामिक नाटो तो नहीं बन रहा है कहीं, वो ये भी इंडिया को समझना पड़ेगा। इंडिया तब तक साइन नहीं करेगा अरब नाटो के साथ कोई डील, इंडिया विल नॉट साइन ऑन टू एन अलायंस एम्ड एट इजराइल। डायरेक्टली अगर वो अगेंस्ट है इजराइल के, तो इंडिया कहेगा कि नहीं, हमारे रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, बहुत रिसेंटली इंडिया ने फेवर किया है दैट हमास के ऊपर जो अटैक हुआ था वो गलत हुआ था, और इंडिया कहता है कि भाई न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डीस्केलेट करना चाहिए मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को, और इजराइल को बैठना चाहिए हमास के साथ टेबल पे टू अंडरस्टैंड कि सीज फायर करना है, हॉस्टेजेस रिलीज करना है और अपनी चीजों को डिस्कस करना है। सो इसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए व्हाट एल्स कैन बी डन फॉर द अरब नाटो। एक क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर मी इन द क्वेश्चन बॉक्स, कमेंट बॉक्स। नाउ अ वेरी गुड ऑफर फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। सितंबर इवनिंग बैच 2027 का सितंबर का इवनिंग बैच है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में अवेलेबल है। 2027 का ये बैच है। 28,999 रुपीज़ फीस है और सेल हमारी खत्म हो रही है 28 सितंबर को, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके इसका फायदा उठाइए। यू कैन यूज द कोड ART Live। ART Live आप कोड यूज कर सकते हैं। इस कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी जो हम करवाते हैं दिल्ली बुला के, जो टॉप 10% स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं उनको हम प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी इनरोल करते हैं और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी इनरोल करते हैं। कोई डाउट हो कोर्स ज्वाइन करने के पहले आप रीच आउट कर सकते हो मुझे 7303212303 पे। सो मिशन सक्सेस, आप इसको जल्दी से जल्दी फायदा उठाइए 2027 के लिए एंड ज्वाइन द कोर्स। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।